नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब तक हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने भारत की आज़ादी के संघर्ष को शार्प कर दिया था। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे और उनकी लीडरशिप में अनेक स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। गांधी जी ने 1919 में रॉल एक्ट के खिलाफ आंदोलन चलाया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। हिंसा फैलता देख महात्मा गांधी ने वह आंदोलन वापस ले लिया था। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। रॉल एक्ट सत्याग्रह वॉज लिमिटेड टू सिटीज एंड टाउन। रॉल एक्ट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। गांधी जी इंटेंड to united people, especially Hindu and Muslim, for a wider movement across India. महात्मा गांधी जी पूरे भारत में और भी ज़्यादा लोगों वाला या जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका यह मानना था कि हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता है। खिलाफत issues give this opportunity to Gandhi ji. March 1919, Bombay Khilafat Committee was formed. Muhammad Ali and Shaukat Ali associated with Khilafat Committee discussed united action on Khilafat issue. देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो गई थी। अफवाहें फैली हुई थी कि मुसलमानों का जो आध्यात्मिक नेता, जिन्हें वह खलीफा कहते थे, जो ऑटोमन का सम्राट था, उस पर एक बहुत बड़ी सख्त शांति संधि थोपी जाएगी, जैसे जर्मनी के ऊपर थोपी गई थी या डाली गई थी। ठीक है। खलीफा की शक्तियों की रक्षा करने के लिए मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया। ठीक है। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुसलमान नेताओं ने इस मुद्दे पे महात्मा गांधी के साथ चर्चा या बातचीत करनी शुरू कर दी थी। September 1920, गांधी जी in Calcutta session convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat for Muslim as well as for Swaraj for Hindu। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया था कि खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों के लिए और स्वराज्य हिंदुओं के लिए, इनको मिलाकर एक आंदोलन शुरू किया जाएगा जिसका नाम होगा असहयोग आंदोलन। ठीक है। अब हम देखते हैं असहयोगी क्यों। देखिए, 1919 हिंद स्वराज्य, अ बुक रिटन बाय महात्मा गांधी। ठीक है। 1909 ठीक है, 1909 महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई एक बुक हिंद स्वराज में गांधी जी ने लिखा था कि भारत में ब्रिटिश रूल भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और यह रूल इसी के सहयोग के कारण ही चल पा रहा है। ठीक है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर इंडिया में स्वराज की स्थापना हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। दिसंबर 1920 नागपुर नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम अडॉप्टेड बाय कांग्रेस। ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति दी गई। जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। डिफरेंसेस विद इन कांग्रेस। अब हम देखेंगे कांग्रेस के कुछ लोगों में डिफरेंस था। मैनी विद इन कांग्रेस अपोज एंड बायकॉट द काउंसिल इलेक्शन। देखो, कांग्रेस में बहुत सारे लोगों ने इस आंदोलन पर शंकित थे, मीन्स उन्हें शक था। वे नवंबर 1920 में विधेयी परिषद के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। Some leaders was feared to movement turn to violent। कुछ नेताओं को यह भय था कि इस आंदोलन में हिंसा हो सकती है।
ठीक है, अब हम देखेंगे डिफरेंट स्टेजेस इन मूवमेंट। देखिए मूवमेंट में भी है ना अलग अलग तरीके से हुआ था, जैसे मूवमेंट इन टाउन, रिबेलिएशन इन कंट्री साइड, स्वराज इन प्लांटेशन, रिवोल्ट बाय ट्राइबल्स। इस आंदोलन में विभिन्न विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया था, जैसे शहर के लोगों ने, ग्रामीण लोगों ने, आदिवासी किसानों ने और बागवानी मजदूरों ने। लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सबको स्वराज्य को लेके, आज़ादी को लेके सबकी अलग अलग सोच थी। सभी ने असहयोग आंदोलन को स्वीकार तो किया, लेकिन उसके लिए अलग अलग अर्थ थे। स्टेजेस ऑफ नॉन कॉपरेशन। Surrender of government titles, boycott of civil services, army, police, courts, legislative councils, school. Third point है boycott of foreign goods. If government used to repressive mass measures, civil disobedience campaigns to be launched. Mobilize popular support. गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई टाइटल लौटा देनी चाहिए। अगर सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालतें, विधायी परिषदें, स्कूल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार ने दामन का रास्ता अपनाती है, मीन्स सरकार अगर ज़बरदस्ती दबाती है, तो व्यापक मीन्स बड़े रूप से सभी ने अविज्ञा आंदोलन को शुरू किया जाए। ठीक है, और जितने भी नेता हैं सभी इस आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते रहें। अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स इन टाउन। देखते हैं शहर में किस तरह से आगे बढ़ा। The people were asked not to cooperate with government. Foreign goods were boycotted. Liquor shops were picketed. Foreign clothes burned in a huge bonfires. In many places, merchants and traders refused to trade on foreign goods or finance foreign trades. Students left the government-owned school and colleges. Lawyers gave up legal practices. In Madras, Justice Party did not boycott election. ठीक है, आंदोलन की शुरुआत में ही शहरी मध्यम वर्ग के हिस्सेदारी से हुई, मीन्स मिडिल क्लास लोगों ने ज़्यादा हिस्सा लिया। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए। वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया था। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांत में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मण द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए ही उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसीलिए इन पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। ठीक है, खाली किसने बहिष्कार नहीं किया? जस्टिस पार्टी। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग मीन्स किसी भी दुकान के बाहर खड़े हो जाना और लोगों को मना करना या इशारा करना कि इस दुकान पे मत जाओ या साइड वाली दुकान पे जाओ, इस तरह से। और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया। उनकी कीमत 120 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करना या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला तो लोगों ने आयातित कपड़े छोड़कर केवल निर्यातित में जो फॉरेन से कपड़े आते हैं उन्हें छोड़ के खाली उन्होंने किस तरह हाथ के बने हुए कपड़े यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, वाई नॉन कॉपरेशन स्लो डाउन इन टाउन। अब नॉन कॉपरेशन स्लो डाउन क्यों हुआ? ठीक है, खादी वॉज एक्सपेंसिव विच पुअर पीपल could not afford. Absence of alternative Indian institution. Students, teacher, lawyer joined back. ठीक है, इसके कारण थे। देखिए कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे।
खादी कपड़ा मिलों में भारी पैमाने में बनने वाले कपड़े के मुकाबले प्राय महंगा होता था और गरीब उसे खरीद नहीं सकते थे। वे मिलों के कपड़ों का लंबा बहिष्कार कैसे कर सकते थे? ब्रिटिश संस्थाओं से बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों ने स्थानों पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी, शिक्षक सरकारी स्कूल में लौटने लगे और वकील दोबारा अपना सरकारी अदालतों में दिखने लगे। देखिए, जैसा हमें पता है मिल्स का कपड़ा था वो कैसा था, है ना, चीप एंड बेस्ट रहता था। अब जो हैंडलूम क्लोथ्स थे वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था, ठीक है, और पब्लिक के पास कोई अल्टरनेटिव सोर्स भी नहीं था। उन्होंने सोचा चलो हम अपने इन बच्चों को, है ना, ये गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजते हैं। तो उन्हें ऐसा लगा था गांधी जी द्वारा कुछ कदम उठाया जाएगा, पर गांधी जी ने ना तो कोई स्कूल खोले तो बच्चे, ना कोई कॉलेजेस खोले तो बच्चे क्या करते, तो वो दोबारा लौटने लगे। ऐसे ही जिस तरह आज लॉकडाउन की परिस्थिति बनी हुई है, उस टाइम भी ऐसी ही परिस्थिति हो गई थी। आदमी कब तक वेट करेगा? जब उसे कोई सोर्स नहीं मिला तो दोबारा वकील्स एंड टीचर सब अपने काम पे जुटना शुरू हो गए। अब देखते हैं रिबेलियन इन countryside. In Awadh, Baba Ramchandra organized a peasant movement against the opposition of the landlord and talukdars. The peasants demanded reduction in rent and abolition of begar. They even formed the Awadh Kisan Sabha. The peasants were burdened with the high rents and a variety of other cases by the talukdars and landlords. They were even forced to do begar in the form of talukdars and landlords. Panchayat organized Nai Dhobi Bandhs to deprive the landlords of the basic services of the barbers and washermen. In some places, houses of talukdars and merchants were attacked, bazaars were looted, and grain hordes were taken over. देखिए, शहरों से बढ़कर जब असहयोग आंदोलन गांव में फैला तो युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसान व आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। अवध के सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गटमटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। गटमटिया मजदूर ये होता है, पहले क्या होता था, इंडिया के लोगों को बाहर ले जाते थे ऐसे लेबर, ठीक है, वहाँ उनसे काम कराते थे। वहाँ उन पर कोई हक नहीं रहता था। अगर उनमें से 5 साल के बॉन्ड के बाद कोई वापस आ जाता है तो अच्छी बात है, वरना ज़्यादातर वहाँ की शर्तें और माहौल इतना ख़राब था कि ज़्यादातर लोग वहाँ से भाग जाते थे। ये आगे वाले चैप्टर में हम बड़े कहते हैं ब्रीफली डिस्कस करेंगे। उनका आंदोलन में तालुकदार और जमींदारों के खिलाफ था जो किसानों को भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। बेगार मीन्स है ना, दूसरों के यहाँ काम करना विदाउट एनी मनी। पट्टेदार के तौर पर उन्हें पट्टा निश्चित नहीं होते थे, है ना, कभी उनके लिए कॉस्ट ज़्यादा या कम होती थी ताकि किसानों पर कोई अधिकार स्थापित न हो पाए। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए और बेगार खत्म हो और दामनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदार को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद करने का फैसला लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गाँव का दौरा किया, गाँव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा को समझने के लिए अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों ने अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। महीने भर
में इस इलाके के गांव में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं खोली गईं। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध किसान सभा संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसान के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिससे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकान पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेताओं किसानों को साझा कर रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा, जमीनें गरीबों को बांट दी जाएगी। महात्मा गांधी का नाम लेकर सारी कार्रवाई और आशंकाओं को वो सही ठहरा रहे थे। देखिए, जो किसान थे और इन लोग के अंदर ऐसे ह्यूमर फैला दिया कि अब इन्हें टैक्स नहीं देना है, अब इन्हें ये नहीं करना है तो इन्हें ज़मीन मिल जाएगी, ठीक है, और लोग इनकी बात मान भी रहे थे। अब हम देखते हैं रिवोल्ट इन ट्राइबल। The Gundam Hills Rehabilitation was a guerrilla militant movement intended by Alluri Sitaram Raju against the colonial misrule. This alienation was against preventing the forest people from entering the forest for grazing cattle, collecting firewood, fruits. It denied them their traditional rights over the forest and affected their livelihood. The tribal people were also forced to do beggars from road building, which engaged the forest people. ठीक है, इधर हम एक और के बारे में पढ़ेंगे, अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू इंस्पायर्ड बाय गांधी जी एंड हिज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट persuade people to adopt khadi and give up drinking habits, but at the same time he asserted that India could not only liberated by the use of force. The Gundam rebels attacked police stations and attempt to kill British officials. They carried on guerrilla warfare and inflict losses on the British. Alluri Sitaram Raju died in 1924. Till that time he became a folk hero. अब हम देखते हैं क्या होता है। देखिए, आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज्य विचार का जो कुछ अलग ही मतलब निकाला। जैसा मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, स्वराज्य सबके लिए अलग था, ठीक है। किसी ने इसे किस रूप से देखा, किसी ने किस रूप से देखा। जैसे उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की गुंडम पहाड़ियों में 1920 के दशक में शुरुआत में एक उग्र गोरिल्ला आंदोलन फैल गया। गोरिल्ला आंदोलन मीन्स क्या होता है, गोरिल्ला वॉर क्या होता है, जिसमें हम सामने नहीं आएंगे, चोरी छुपे इन सब में। जैसे तानाजी फिल्म में वो झाड़ियों से छुप के बीच में मार दें फिर छुप जाएं, उस तरह के वॉर को गोरिल्ला वॉर कहते हैं। कांग्रेस ने इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वनों क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेज़ों ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों का दखल होने पर पाबंदी लगा दी थी। अंग्रेज़ ये नहीं चाहते थे कि ये जो फॉरेस्ट है इसमें लोग जाएं। लोग इन जंगलों में ना तो मवेशी चरा सकते थे, ना ही जलाने लायक लकड़ियाँ या फल बीन सकते थे। यह पहाड़ी के लोग परेशान और गुस्से में थे, ठीक है। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। जो पहाड़ियों पर लोग रहते थे उन्हें ये लगता था कि शायद उनके गवर्नमेंट उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो उनकी धार्मिक भावना है उनके साथ, तो वो सरकार से बहुत ज़्यादा परेशान थे।
जब सरकार ने उन्हें सड़क के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया तो उन्होंने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति था। उसका दावा था कि उसके पास बहुत सारी विशेष शक्तियाँ हैं। ठीक है, वह एक्यूरेट खगोलीय अनुमान लगा सकता था। मीन्स जो वो प्रिडिक्शन करता था वो सही रहता था। ठीक है, वह लोगों को स्वस्थ कर सकता था तथा गोली भी उसे नहीं मार सकती। राजू के व्यक्तित्व को चमत्कार विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है, ऐसा माना जाता था। सीताराम राजू एक तरह भगवान का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाता था। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि बल के प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। गुंडम विद्रोहियों ने पुलिस थाने पर हमला किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज्य प्राप्त करने के लिए गोरिल्ला युद्ध चलते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। तब तक राजू अपने लोगों के बीच में लोकनायक मीन्स हीरो बन चुके थे। ठीक है, अब पढ़ेंगे स्वराज इन प्लांटेशन। अंडर द Inland Immigration Act of 1859, the plantation workers were not allowed to leave the tea gardens without permission. Thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed home. They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given a land their own villages. देखिए, जैसा है ना, यहाँ भी हम देखेंगे बागान में जो स्वराज्य था, ठीक है, उनकी अलग ही थॉट्स थे आज़ादी को लेके। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। आसाम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वे उन चार दीवारियों से जब चाहें आ जा सकते हैं जिसमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गांव से संपर्क रख पाएंगे। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने के लिए छूट नहीं होती थी और यह इज्जत उन्हें बिरले कभी ही मिलती थी। वो हमेशा उस बागान के अंदर ही रहते थे, उन्हें बाहर जाने के लिए करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, उन्हें बाहर जाने ही नहीं दिया जाता था। उन्हें उनकी सीमा खाली बागान के अंदर थी। अगर कभी उन्हें एक आध बार मौका मिलता तो तुरंत उन्हें बागान के अंदर ही जल्दी से जल्दी आना पड़ता। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूरों अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिया और अपने घर को चल दिए। उन्हें लगता था अब गांधी राज आ रहा है, इसीलिए अब तो हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि रेलवे और स्टीमर के हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए और उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। ठीक है, फरवरी 1922 महात्मा गांधी सस्पेंडेड non-cooperation movement on February 12th after the violent indicates at the चौरी चौरा गोरखपुर स्थित चौरी चौरा में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस वालों के साथ एक हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना में 22 पुलिस वाले मारे गए। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोकने का फैसला कर लिया और इसके साथ ही उन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।